Hello everyone. Welcome back to the next class, operating system. In the previous class, we have started the memory management chapter, and in memory management, we have discussed about the basics of memory management. So, in the last class, we discussed about the contiguous memory allocation. So, when we talk about memory management, memory management is all about the main memory, right? So after this chapter, in the end, we will talk about the disk management chapter. सो डिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में हम बात करेंगे हार्ड डिस्क को कैसे मैनेज करते हैं. ओके, ये चीज़ मैंने पहली क्लास में बताई थी, एंड लेट मी टेल यू अगेन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट because sometimes these kind of questions are asked in interviews, in PhD and job interviews. Always remember, and you don't need to remember, just understand this, that the processes are actually stored in the main memory. Okay, you need to. So जब भी हम मेन मेमोरी की बात करेंगे तो हम प्रोसेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम प्रोसेस कोशिश कर रहे हैं या फिर प्रोसेस को पार्ट में डिवाइड करके मेमोरी देने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. और जब हम बात करते हैं फाइल्स की, तो फाइल्स जो है वो हमेशा डिस्क पे स्टोर होगी, राइट. सो वी टॉक्ड अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट, एंड द मेन मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स, सो मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मेन मेमोरी मैनेजमेंट. Okay, you can call it main memory, or you can call it primary memory, or you can call it physical memory, or simply memory, right. So memory management का सिंपल सा मतलब ये है कि हम मेन मेमोरी को या फिर रैम को कैसे प्रोसेसेस को अलोकेट करें जिससे कि वेस्टेज मेमोरी का कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस हम मेमोरी के अंदर रख पाएँ, राइट. आपने सुना होगा मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में. मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि जितनी ज़्यादा प्रोसेस मेमोरी के अंदर होगी उतनी ज़्यादा मल्टी प्रोग्रामिंग होगी. डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द हाउ मेनी प्रोसेस आर इन द मेन मेमोरी, राइट. सो there are two ways in which we can manage the main memory. That is, first, that we have talked about, that is contiguous memory allocation, right. Contiguous memory allocation, or you can say contiguous memory management. And next, second one is non-contiguous memory allocation, or you can say non-contiguous memory management. एनटीएनएट या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर आप क्वेश्चन पाओगे तो मोस्टली 90% जो क्वेश्चंस होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर वो नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन से होंगे, राइट. क्योंकि नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स आती हैं जो एक्चुअली रियल लाइफ में कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर यूज़ हो रही हैं. जैसे कि अगर हम नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर आएगी आपकी पेजिंग, राइट. पेजिंग एक नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन स्कीम है. और यहाँ पर आएगा आपका सेगमेंटेशन. और पेजिंग में भी हम मल्टीपल वेरिएंट्स पढ़ेंगे पेजिंग के. नॉर्मल पेजिंग यूज़ नहीं होती एक्चुअली, पेजिंग के वेरिएंट्स यूज़ होते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो आप रियल लाइफ में यूज़ करते हो. सो पेजिंग, इन दिस वी विल टॉक अबाउट सिंगल लेवल पेजिंग and then we'll talk about multi-level paging, 2 level, 3 level paging, like this, right. So and after that we will also talk about third kind of paging scheme, that is inverted paging. So inverted paging is also important from the exam's perspective. It is very simple thing. Okay, so you will see in the upcoming lectures in single level paging what is multi-level paging and what is inverted paging. Then when we talk about contiguous memory allocation, जिसके बारे में हम बात कर ही रहे थे पिछली क्लास के अंदर. सो यू कैन अलोकेट द मेमोरी कॉन्टिग्यूसली टू द प्रोसेस. इसका मतलब क्या है कि कॉन्टिग्यूस हम कैसे अलोकेट कर सकते हैं किसी प्रोसेस को मेमोरी, राइट. सो कॉन्टिग्यूस अलोकेशन के अंदर भी कुछ मल्टीपल स्कीम्स हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव सिंगल पार्टीशनिंग स्कीम. मीन्स आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में बात भी करी थी, आपकी मेन मेमोरी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है मेनली. एक यूज़र स्पेस और एक है ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस. मतलब इसको आप बोल सकते हो कर्नल स्पेस एंड यूज़र स्पेस. सो कर्नल स्पेस मतलब जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रोग्राम है, राइट. उसके अंदर बहुत सारी सब प्रोसेसेस हैं, बहुत सारी थ्रेड्स हैं. तो वो सब प्रोसेसेस आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के स्पेस में एग्जीक्यूट हो रही होंगी, और जो यूज़र स्पेस है वहाँ पर यूज़र की प्रोसेस रन करेंगे. सो सिंगल पार्टीशनिंग स्कीम एंड मल्टीपल पार्टीशनिंग स्कीम. ओके,
सो मल्टीपल पार्टीशनिंग स्कीम मतलब सिंगल पार्टीशनिंग स्कीम वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आपकी प्रोसेस, आपकी जो मेन मेमोरी है वो बस दो पार्ट्स में डिवाइड होंगी, राइट। दो पार्ट में डिवाइड होने का मतलब क्या है कि सिंपल सा अगर हम बात करें, इट विल बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। सो इट विल बी लाइक दिस, ये आपकी मेन मेमोरी है, राइट। सो द मेन मेमोरी विल बी डिवाइडेड ओनली इन टू पार्ट्स, दैट इज one part will be called as operating system space and second part will be called as user space. सो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस रन करेगी और यूज़र स्पेस में यूज़र की प्रोसेस रन करेगी। तो जब हम बात करें पार्टीशनिंग की, तो हम एक्चुअली यूज़र स्पेस को पार्टीशन करने की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम टच नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड रन कर रहा है, राइट, यहाँ पर और ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड रन कर रहा है, या यू कैन से ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रोसेसेस है वो रन कर रही है। यूज़र स्पेस में यूज़र की प्रोसेस रन करेंगी, राइट। जो भी प्रोसेस आप क्रिएट करोगे, यूज़र प्रोसेसेस विल रन इन द यूज़र स्पेस। सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट सिंगल पार्टीशनिंग स्कीम, इसका मतलब है कि आपका जो यूज़र स्पेस है वो सिंगल पार्टीशन की तरह रहेगा, मतलब इसमें सिर्फ एक ही पार्टीशन रहेगा, ओके। इसको हम मल्टीपल पार्टीशन में डिवाइड नहीं करेंगे। दूसरी स्कीम है आपकी मल्टीपल पार्टीशनिंग स्कीम, राइट। सो मल्टीपल पार्टीशनिंग स्कीम मतलब ये है कि आपकी जो यूज़र स्पेस है वो मल्टीपल पार्टीशंस में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो और वो ये है, अगर आपके यूज़र स्पेस के अंदर सिर्फ एक ही सिंगल पार्टीशन है, और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था दैट एक पार्टीशन में सिर्फ एक ही प्रोसेस रिसाइड कर सकती है, ओके। एक पार्टीशन आप मल्टीपल प्रोसेसेस में शेयर नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते लेट अस से ये एक सिंगल पार्टीशन है, ओके, दिस इज़ वन पार्टीशन। इन द सिंगल पार्टीशनिंग स्कीम देयर विल बी ओनली वन पार्टीशन ऑफ द यूज़र स्पेस, वहीं पर सारी प्रोसेस जो भी आएगी वो रन करेगी। तो एक प्रोसेस ही रन कर सकती है एक बार में, राइट। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था दैट इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट एनी प्रोसेस इन योर कंप्यूटर सिस्टम देन दैट प्रोसेस नीड्स टू बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। अगर कोई प्रोसेस आपको सिस्टम के अंदर रन करनी है तो पहले आपको उसको मेमोरी के अंदर लोड करना होगा। अगर सिंगल ही पार्टीशन है मेमोरी के अंदर तो एक ही प्रोसेस में रन कर सकती है, मीन्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग विल बी वेरी पुअर, राइट। सिर्फ एक ही प्रोसेस एक बार में रन कर पाएगी क्योंकि एक ही पार्टीशन है सिंगल पार्टीशनिंग स्कीम में, तो ये इसलिए थोड़ी सी पुअर स्कीम है। मल्टीपल पार्टीशनिंग स्कीम में मल्टीपल प्रोसेस, इसके आप मल्टीपल पार्टीशन कर सकते हो और हर एक पार्टीशन में एक प्रोसेस रख सकते हो, राइट। रिमेंबर, एक पार्टीशन में आप एक ही प्रोसेस रख सकते हो, एक पार्टीशन के अंदर आप दो प्रोसेस नहीं रख सकते हो, अदरवाइज वो एक दूसरे का कोड और डेटा एक्सेस कर पाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते, राइट। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेमोरी प्रोटेक्शन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। मेमोरी प्रोटेक्शन का मतलब सिंपल इतना ही है कि एक प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस किसी दूसरी प्रोसेस का डेटा एक्सेस ना कर पाए, राइट। सो मल्टीपल पार्टीशनिंग स्कीम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक पार्टीशनिंग एंड डायनामिक पार्टीशनिंग। स्टैटिक पार्टीशनिंग के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। So this is static partitioning scheme and dynamic partitioning scheme. So static partitioning जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है, कंप्यूटर साइंस के साथ में अच्छी चीज़ ये है क्या कि आपको नाम से ही मीनिंग पता चल जाएगा। दैट इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेमिंग कॉन्वेंशन, राइट। हम कंप्यूटर साइंस में नेमिंग कॉन्वेंशन यूज़ करते हैं। नेमिंग कन्वेंशन का मतलब है कि नाम में ही मीनिंग छुपा है। जैसे कि मैंने कहा मेमोरी मैनेजमेंट मतलब मेमोरी का मैनेजमेंट, राइट। सिंगल पार्टीशनिंग मतलब आपकी मेमोरी का एक ही पार्टीशन होगा, राइट। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर छुपी हुई। सो स्टैटिक पार्टीशनिंग स्कीम का मतलब ये कि आपके पास में एक मेमोरी थी, आपने इसको पहले से ही पार्टीशन करके रख दिया। अब जो भी प्रोसेस आएगी, अगर उस प्रोसेस को साइज़ चाहिए, जितना स्पेस चाहिए, अगर उतनी स्पेस का पार्टीशन है आपके पास में तो आप उसको अलोकेट कर दोगे, नहीं है तो आप अलोकेट नहीं कर पाओगे। स्टैटिक पार्टीशनिंग स्कीम मतलब आपने पहले से ही मेमोरी को पार्टीशन करके रख दिया। आप इसको ऐसा मान लो, एक प्लॉट था और उस प्लॉट के आपने 4 पार्ट डिवाइड कर दिए, ओके। उस प्लॉट को आपने 4 प्लॉट में डिवाइड कर दिया। अब किसी को घर लेना है तो जितना बड़ा प्लॉट है वो उतना ही ले सकता है क्योंकि आपने पहले से ही डिवाइड कर दिया था। डायनेमिक पार्टीशनिंग में ऐसा है कि आपने मेमोरी को पहले से ही पार्टीशन करके नहीं रखा, बट जब कोई प्रोसेस आई डिमांड के साथ में, लेटर से एक प्रोसेस आई, उसको चाहिए 40 किलोबाइट्स, तो आप यूज़र स्पेस में से 40 किलोबाइट उठा के 2 पार्टीशन में डिवाइड कर दोगे। हम इसके बारे में पढ़ेंगे और, बट अभी के लिए इतना समझो, स्टैटिक पार्टीशनिंग स्कीम एंड डायनामिक पार्टीशनिंग स्कीम। अब स्टैटिक पार्टीशनिंग स्कीम भी 2 तरह की है, दैट इज़ फिक्स साइज पार्टीशंस, क्योंकि आप मल्टीपल पार्टीशन कर रहे हो मेमोरी के, तो हो सकता है कि
आप दो तरह से कर सकते हो, फिक्स साइज पार्टीशंस, मतलब हर एक पार्टीशन का साइज जो है वो इक्वल है. ओके, एवरी पार्टीशन विल बी ऑफ इक्वल साइज. एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज अनइक्वल साइज पार्टीशनिंग स्कीम. ओके, सो सेकंड वन इज अनइक्वल साइज्ड पार्टीशंस, मतलब अलग अलग पार्टीशन का साइज अलग अलग हो सकता है. ये हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं. आज का हमारा जो मेन जो गोल रहेगा दैट विल बी डायनामिक पार्टीशनिंग, राइट. सो वी हैव फिक्स साइज पार्टीशनिंग स्कीम्स एंड अनइक्वल साइज पार्टीशनिंग स्कीम इन द स्टैटिक पार्टीशनिंग. ओके, इसको थोड़ा सा एक बार और देखते हैं स्टैटिक पार्टीशनिंग स्कीम को, फिर हम डायनामिक पार्टीशनिंग पे बढ़ेंगे. लेकिन डायनामिक पार्टीशनिंग को पढ़ने से पहले भी कुछ चीज़ें आपको जाननी होंगी. लेट्स अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. ओके, so when we talk about static partitioning scheme, so I'm just giving you the review of the what we have seen till now. Okay, I will take 5 minutes to revise what we have seen in this memory management chapter till now. So when we talk about single partitioning scheme का मतलब सिंपल सा इतना है that आपकी जो मेन मेमोरी होगी that will be only in single partition, right. When we talk about multiple partitioning scheme, so multiple partitioning scheme मतलब ये होगा that means your memory will be divided into multiple partitions, right. So let's say these are your main memory. Okay, so when we talk about single partitioning scheme, so in single partitioning scheme your user space will be divided into only in one partition, right. तो हमेशा मेमोरी दो पार्ट में ही है, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, ये स्पेस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया गया है. दिस इज़ योर मेन मेमोरी एंड द लेट अस से एड्रेसेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 00. सो यू नो दैट एवरी मेमोरी सेल विल बी हैविंग अ यूनिक एड्रेस, राइट. दीज आर द हेक्साडेसिमल एड्रेसेस. So each hexadecimal digit you can represent in 4 bits. So you can say the address is of 16 bits, right? Because f in hexadecimal can be written as 1111, right? And 0 in binary can be written as 0000. So every hexadecimal digit requires 4 bits to represent. So that's why this address is of 16 bits, right. So imagine that from address 00000 to FF, operating system code is being loaded into the main memory, and then this remaining space, okay, this remaining space is, let us say, reserved for the user processes. That means the user process can be loaded into this particular space. So this space is reserved for the user processes. So you have 16-bit address. This means that you can also calculate the size of the main memory from the address, right. If you have 16-bit address in the main memory, let us say the main memory address is a 16 bits, then the size of the main memory will be 2 to the power 16 bytes. ओके, ये बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में. अगर नहीं समझे आप तो पेजिंग में और अच्छे समझोगे आप. ओके, इसको सिंपल से अगर मैं आपको बताऊं, लेट अस से ये आपकी मेन मेमोरी है और मेमोरी के अंदर 4 सेल हैं. लेट अस से यू हैव 4 cells. ओके, एंड इन ईच सेल यू कैन स्टोर द डेटा ऑफ 1 byte. Okay, you can store 1 byte data into one memory cell. So these are the 4 memory cells. How many bits are required to address these 4 cells? आपको यूनिक एड्रेस देना है हर एक मेमोरी सेल को. अगर आप सिंगल बिट यूज़ करते हो तो आप 2 ही एड्रेस बना पाओगे एक बिट से, है ना. अगर एक बाइनरी बिट है, ओके, इफ़ यू हैव अ बाइनरी डिजिट देन इट कैन बी आइदर 0 और इट कैन बी 1. अगर आपके पास में 2 बिट्स हैं तो उसके 4 कॉम्बिनेशन ला सकते हो आप, 00, 01, 10, 11. दैट मीन्स यू विल रिक्वायर actually 2 bits to give the unique addresses to 4 cells, right. So if you have two bits you can make 4 addresses, that is 2 to the power 2 addresses, right. And if you have 16 bits then you can make 2 to the power 16 addresses, and each address can store 1 byte. So that's why the size of the memory is 2 to the power 16 bytes. Okay, so imagine that these addresses are taken by operating system, then remaining, let us say, this is 64 kilobytes. Let's say out of the 64 kilobytes, let's say this is FF, means how many addresses are these? 16 into 4 into 4, that is 16 addresses. So let's say 16 kilobytes is reserved for the operating system, and remaining
you will be having 48 bytes, I think. So 48 kilobytes and 48 kilobytes are reserved for operating for user processes. Now in the single partition scheme we have only one problem, and that problem is that only one process. Let us say a process comes, this process requires 32 kilobyte of main memory, right? So you will allocate in space, you can load this process. So this process can be loaded into the main memory because you have the enough space available, right? If a process, let us say P1 comes and this requires 16 किलोबाइट, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इस आपके पास में 48 किलोबाइट था और उसमें से आपने 32 किलोबाइट्स इस प्रोसेस P0 को दे दिया, तो आपके पास 16 किलोबाइट्स है तो आप इसको दे सकते हो। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मैंने आपको बताया एक मेमोरी का एक पार्टीशन एक ही प्रोसेस को दिया जा सकता है, आप मल्टीपल प्रोसेस नहीं दे सकते हो। इसको हम बोल देंगे दैट इट इज़ ए इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि ये आपके पास में जो पार्टीशन है वो 48 किलोबाइट का है और ये प्रोसेस P0 सिर्फ 32 किलोबाइट यूज़ कर रही है, बाकी 16 किलोबाइट जो है वो वेस्टेज होगा। दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मतलब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मीन्स द वेस्टेज ऑफ दिस स्पेस इनसाइड ए पार्टीशन। ओके, अब जो हम बात करते हैं मल्टीपल पार्टीशनिंग स्कीम की, लेट से ये आपकी मेन मेमोरी है। मल्टीपल पार्टीशनिंग स्कीम का मतलब ये है कि आप यूज़र स्पेस को मल्टीपल पार्टीशंस में डिवाइड कर सकते हो। मल्टीपल पार्टीशनिंग स्कीम मतलब यू कैन डिवाइड द पार्टीशन, यू कैन डिवाइड द मेन मेमोरी इनटू मल्टीपल पार्टीशंस। हम यूज़र स्पेस की बात कर रहे हैं, ये तो आपका ऑपरेटिंग स्पेस है, operating system space that will be, so let's say 16 kilobytes is taken by operating system and the size of the main memory is 64 kilobytes and remaining 48 kilobytes are reserved for user space. Now what you can do is, ये जो आपके पास है 48 किलोबाइट का यूज़र स्पेस आपको मिला हुआ है, ओके, दिस इज़ कॉल्ड एज यूज़र स्पेस। अब आप इसको मल्टीपल पार्टीशंस में डिवाइड कर सकते हो। अब वो पार्टीशनिंग जो है वो स्टैटिक भी हो सकती है और डायनामिक भी हो सकती है। स्टैटिक का मतलब क्या है कि प्रोसेसेस के आने से पहले ही, जैसे आपका सिस्टम स्टार्ट हुआ, आपने मेमोरी को पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया। ओके, अब आप मल्टीपल पार्टीशंस में डिवाइड कर सकते हो। हम स्टैटिक पार्टीशनिंग की बात कर रहे हैं। स्टैटिक पार्टीशनिंग का मतलब है कि आपने मेमोरी को पहले से ही पार्टीशन करके रख दिया। मतलब अब वो जब आप पहले से ही पार्टीशनिंग कर रहे हो तो हो सकता है कि आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो इसको हर एक पार्टीशन का साइज़ इक्वल कर सकते हो या अनइक्वल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि छोटी प्रोसेस आए तो छोटे पार्टीशन में जाए, बड़ी प्रोसेस आए तो बड़े पार्टीशन में जाए, तो आप इसको वेरिएबल साइज पार्टीशंस में डिवाइड कर सकते हो। कुछ पार्टीशन छोटे हों, कुछ बड़े हों, कुछ मीडियम साइज़ के हों। फॉर एग्जांपल, लेट अस से आई एम डिवाइडिंग दिस यूज़र स्पेस इनटू मल्टीपल पार्टीशंस लाइक दिस। लेट अस से दिस पार्टीशन इज ऑफ 4 किलोबाइट्स, देन लेट अस से दिस पार्टीशन इज ऑफ 8 किलोबाइट्स, then let's say this partition is of 12 kilobytes, let's say this partition is of 2 kilobytes. So 14 and 12 is 26. Let's say this is 4 kilobyte, 30 and then 18 or more required. So let's say this is 8 kilobytes and this is 10 kilobytes. तो आप यहाँ पर पाओगे दैट पार्टीशंस का साइज़ अलग अलग है। ओके, हर एक पार्टीशन का साइज़ इक्वल नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ अनइक्वल साइज़ पार्टीशनिंग, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे पार्टीशन का साइज़ अनइक्वल ही होना चाहिए। मतलब ऐसा है कि सारे अनइक्वल साइज़ पार्टीशनिंग का मतलब ये है कि सारे पार्टीशन का साइज़ सेम नहीं होगा, राइट, जैसे कि इक्वल साइज़ पार्टीशनिंग में होगा। सो स्टैटिक पार्टीशनिंग को कभी कभी फिक्स्ड पार्टीशनिंग भी बोल सकते हो आप। So there are two ways in which you can do multiple partitioning, that is static and dynamic. Under the static partitioning you can make each partition of the same size or unequal size. For example, ये partition 4 किलोबाइट का है, ये 12 किलोबाइट का है, ये 4 किलोबाइट का है, 8 किलोबाइट, 10 किलो, सो साइज़ अलग अलग हैं पार्टीशंस के, सब साइज़ सेम नहीं है। इसका फ़ायदा एक ये है कि लेट अस से कोई प्रोसेस P0 आई एंड दिस प्रोसेस P0 रिक्वायर्स 2 किलोबाइट, तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक छोटा पार्टीशन दे सकते हो, 2 किलोबाइट ये वाला पार्टीशन। ओके, आप इसको यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, राइट। तो वेस्टेज कुछ नहीं होगा बिल्कुल भी, ऐसा नहीं कभी वेस्टेज होगा ही नहीं, हो भी सकता है वेस्टेज। फॉर एग्जांपल, एक प्रोसेस P1 आई एंड दिस प्रोसेस P1 रिक्वायर्स 3 किलोबाइट। ओके, दिस प्रोसेस P1 रिक्वायर्स 3 किलोबाइट ऑफ मेन मेमोरी। नाउ आप इसको बस इतना कर सकते हो, मैक्सिमम आप ये कर सकते हो कि कम से कम आपका वेस्टेज हो मेमोरी का। तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रोसेस को आप 4 किलोबाइट का पार्टीशन दे सकते हो,
है ना, क्योंकि सबसे छोटा पार्टीशन यही है जो इसको लोकेट किया जा सकता है। सबसे छोटा पार्टीशन तो 2 किलोबाइट का वाला है, लेकिन इसके अंदर ये प्रोसेस आएगी नहीं क्योंकि इसको 3 किलोबाइट की ज़रूरत है। सो the smallest partition that satisfy this request is this 4 kilobyte. From these 4 kilobytes, 3 kilobytes will be used by this process P1 and 1 kilobyte will be wasted, right? क्योंकि पार्टीशन तो 4 किलोबाइट का है, तो दैट 1 किलोबाइट ऑफ वेस्टेज इज कॉल्ड एज इंटरनल फ्रेगमेंट। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, राइट? सो ये चीज़ ध्यान देने वाली है दैट आपका जो स्टैटिक पार्टीशनिंग स्कीम है, इन द स्टैटिक पार्टीशनिंग स्कीम you have this unequal size partitioning scheme, right? So under the multi partitioning scheme you have static partitioning. So in the static partitioning you can do equal size partitions or unequal size partitions. Okay, equal sized and unequal size partitions. तो आप पाओगे unequal size partitioning scheme में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है, राइट? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी पॉसिबल है। अगर आप नहीं भूले हो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या था, सो आपको याद होगा दैट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये था, सो इक्वल साइज पार्टीशनिंग की जब आप बात करते हो तो लेट अस से ये आपकी मेमोरी है, राइट? सो लेट से यू हैव अ मेमोरी ऑफ 16 किलोबाइट्स एंड लेट से 4 kilobytes is given to operating system and remaining 12 kilobytes is given to user space, right? So equal size partitioning का मतलब है कि हर एक partition का size same होगा, right? So if let us say you decide that size of partition will be 2 kilobytes, so each partition will be of 2 kilobytes. Okay, so 2 kilobyte के 6 partitions होंगे, like this you will be having 6 partitions of 2 kilobyte each. सो इक्वल साइज पार्टीशनिंग मतलब आपने मेमोरी को पहले से ही पार्टीशन कर दिया, क्योंकि स्टैटिक पार्टीशनिंग है प्रोसेसेस के आने से पहले ही, और हर एक पार्टीशन का साइज़ इक्वल है। अनइक्वल साइज पार्टीशनिंग मतलब है ना, पार्टीशन जो है वो फिक्स रहेंगे बट साइज़ जो है वो अनइक्वल हो सकता है। इमेजिन दैट यू हैव ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस which occupies 4 kilobyte of memory and remaining 12 kilobyte of memory is given to user space in which user process can run, and let's say we are dividing this into unequal size partitions. Okay, let's say this partition is of 2 kilobyte, this partition is of 1 kilobyte, this partition is of 3 kilobytes, and let's say this partition is of 6 kilobytes. So 3 3 6, let's say this is of 5 kilobytes and this is of 1 kilobytes. So like this the size of the partitions can be unequal, right? अब यहाँ पर आप पाओगे एक चीज़ कि यहाँ पर आपको कोई एल्गोरिथम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कहने क्या है, इफ़ लेट से कई सारी प्रोसेसेस आई, एक प्रोसेस P0 आई जिसको रिक्वायरमेंट है लेट से 2 किलोबाइट्स की। ओके, अब इस प्रोसेस को आप कोई सा भी पार्टीशन लोकेट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन केस ऑफ इक्वल साइज पार्टीशनिंग स्कीम आप इस प्रोसेस को P0 को कोई भी पार्टीशन अलोकेट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी आप अलोकेट करो सेम ही बात है, क्योंकि हर एक पार्टीशन का साइज़ सेम है। फ़र्क तब पड़ता अगर पार्टीशन का साइज़ जो है वो अलग अलग होता, राइट? यानी कि इक्वल साइज पार्टीशन स्कीम में या तो आप किसी प्रोसेस को मेमोरी दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। फॉर एग्जांपल इमेजिन एक प्रोसेस P1 आई जिसको 3 किलोबाइट की रिक्वायरमेंट है। ओके, इस प्रोसेस को आप मेमोरी दे ही नहीं पाओगे, आपके पास में इनफ मेमोरी अवेलेबल है बट आप इसको अलोकेट नहीं कर पाओगे, राइट? क्यों? क्योंकि आपके पास में 3 किलोबाइट का कोई पार्टीशन ही नहीं है। यू डू नॉट हैव ए पार्टीशन ऑफ 3 किलोबाइट्स। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 किलोबाइट एक पार्टीशन में दे दिया और 1 किलोबाइट एक पार्टीशन में दे दिया। मैंने कहा आपको एक प्रोसेस क्योंकि कॉन्टिग्यूअस लोकेशन है तो आपको पूरा एक पार्टीशन में ही देना होगा। यू विल हैव टू लोकेट द मेमोरी कॉन्टिग्यूअसली, यानी कि एक साथ एक सिंगल पार्टीशन में। अगर एक प्रोसेस P2 है, लेट अस से दिस प्रोसेस P2 रिक्वायर्स 1 किलोबाइट ऑफ मेमोरी, आप इस प्रोसेस P2 को किसी भी पार्टीशन में अलोकेट कर सकते हो, राइट? यू कैन अलोकेट इट बिकॉज यू हैव इनफ स्पेस। 1 किलोबाइट चाहिए आपको, आप कहीं पर भी अलोकेट कर दो, 1 किलोबाइट का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा ही होगा। आप प्रोसेस P2 को लेट अस से इस पार्टीशन में डालते हो। अब ये प्रोसेस P2 सिर्फ 1 किलोबाइट यूज़ करेगी क्योंकि इसका साइज़ 1 किलोबाइट है। बाकी 1 किलोबाइट क्या होगा? 1 किलोबाइट विल बी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, राइट?
So that means in this case you do not require first fit, best fit or worst fit algorithms. In case of unequal size partitioning, the scenario will be little bit different. Okay, कहने का मतलब क्या है, इमेजिन करो लेट से आपके पास में अनइक्वल साइज पार्टीशनिंग स्कीम में एक प्रोसेस P0 आई, एंड दिस प्रोसेस P0 रिक्वायर्स लेट से 1 किलोबाइट ऑफ मेमोरी. ओके, अब यहाँ पर फ़र्क पड़ता है आप कौन सा पार्टीशन लोकेट करते हो. यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी लोकेट करो, सब जगह 1 किलोबाइट का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा. अब इस प्रोसेस P0 अगर आप ये 5 किलोबाइट का पार्टीशन लोकेट कर दो तो क्या होगा, 4 किलोबाइट का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, यानी कि 4 किलोबाइट्स विल बी वेस्टेड. सो इस इन केस ऑफ अनइक्वल साइज पार्टीशनिंग आपको किसी एल्गोरिथम की ज़रूरत है जो आपको ये चीज़ बताए कि इस प्रोसेस को कौन सा पार्टीशन मिलना चाहिए, right? And we have 3 algorithm for that purpose, that is called as first fit. I think we have already talked about these algorithms. And then we have best fit, and then we have worst fit algorithm. Okay, फर्स्ट फिट एल्गोरिथम ये बोलती है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, जहाँ पर भी आपको इनफ स्पेस मिल जाए इस प्रोसेस के लिए वहाँ पर इसको डाल दो. फॉर एग्जांपल आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, आपको मिल गया 2 किलोबाइट का पार्टीशन, राइट. आप क्या ये इनफ है इसके लिए, यस इनफ है, तो आप यहीं पर इसको डाल दोगे और 1 किलोबाइट का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा. बेस्ट फिट ये बोलता है कि इसको छोटे से छोटे पार्टीशन में डालने की कोशिश करो, मतलब छोटे से छोटे पार्टीशन मतलब इसको इस प्रोसेस को वहाँ पर डालने की कोशिश करो जहाँ पर सबसे कम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो, वेयर द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन विल बी लीस्ट, राइट. सो प्रोसेस P0 को आप यहाँ पर डालोगे अकॉर्डिंग टू बेस्ट फिट एल्गोरिथम, राइट. अकॉर्डिंग टू बेस्ट फिट एल्गोरिथम दिस प्रोसेस विल गो इनटू दिस पार्टीशन, क्योंकि यहाँ पर 0 इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा, क्योंकि पार्टीशन का साइज़ भी इक्वल है, 1 किलोबाइट है, और प्रोसेस का साइज़ भी 1 किलोबाइट है. वर्स्ट फिट एल्गोरिथम कभी आप यूज़ नहीं करोगे, बट फिर भी समझने के लिए इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस को सबसे बड़ा पार्टीशन लोकेट करो, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेस्टेज हो. आप ऐसा क्यों ही चाहोगे, बट पढ़ने के लिए 3 एल्गोरिथम्स हैं. वर्स्ट फिट का मतलब है कि प्रोसेस P0 यहाँ पर जाएगी, 4 किलोबाइट का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा, राइट. सो इन अनइक्वल साइज पार्टीशनिंग स्कीम्स यू मे रिक्वायर दीज एल्गोरिथम्स, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट. कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस एल्गोरिथम पर भी एनडीनेट के अंदर, राइट. सो दिस इज स्टैटिक पार्टीशनिंग इन विच यू कैन so under the multi-partitioning scheme you have 2 schemes, that is static and dynamic partitioning. Under the static partitioning scheme you have equal size partitions and unequal size partitioning scheme, right. Now we will talk about dynamic partitioning scheme, but before that I would like to discuss a concept which is really important to understand the memory management, right. So the topic that I'm talking about is address binding. Okay, सो ये टॉपिक थोड़ा सा ज़रूरी है डिस्कस करना, क्योंकि आप नॉन कॉन्टिगस एलोकेशन पढ़ोगे और वहाँ पर आप वर्चुअल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस के बारे में बात करोगे. ओके, अब ये एड्रेस बाइंडिंग का मतलब क्या है, राइट. सो एड्रेस बाइंडिंग का अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एड्रेस बाइंडिंग, दिस इज सिंपली यू कैन से मैपिंग द वर्चुअल एड्रेस to physical address. Okay, यहाँ पर समझनी बहुत ज़रूरी है दैट आपकी जो मेन मेमोरी है, ओके, दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल मेमोरी. आप मेन मेमोरी बोल दो या फिजिकल मेमोरी बोल दो. मेन मेमोरी के कुछ एड्रेसेस होंगे, राइट. एवरी सेल ऑफ द मेमोरी विल बी हैविंग अ यूनिक एड्रेस जिसको आप एक्सेस करोगे, राइट. आप मेमोरी को एक्सेस करते हो उसके एड्रेस के हिसाब से. सो इमेजिन ये आपकी मेन मेमोरी है और इनके कुछ एड्रेसेस हैं. लेट अस से दैट दिस इज 00000001 लाइक दिस. दीज आर द बाइनरी एड्रेसेस. आई एम राइटिंग द एड्रेसेस इन बाइनरी. आप चाहो तो डेसिमल भी लिख सकते हो लाइक दिस. ओके, सो लाइक दिस, दीज आर द एड्रेसेस ऑफ दीज मेमोरी लोकेशंस, है ना.
अब ये जो एड्रेसेस है, जो मेन मेमोरी के एड्रेसेस हैं, या फिर बोल दो आप फिजिकल मेमोरी के जो एड्रेसेस हैं जहाँ पर एक्चुअली आपका प्रोग्राम स्टोर्ड है, ओके, आपके जो इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा हैं प्रोसेस के अंदर, वो सब कहाँ पर स्टोर्ड है? वो सब स्टोर्ड है मेन मेमोरी के अंदर, राइट। इन द मेन मेमोरी यू विल फाइंड ओनली टू थिंग्स, दैट इज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। देर आर ओनली टू थिंग्स व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोग्राम। हम बोलते हैं कि व्हाट इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी? इन द मेन मेमोरी द प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड, राइट, जो बाद में प्रोसेस बन जाएंगे। आप, मैं कभी कभी मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोग्राम और प्रोसेस को सेम तरह से बात करूँगा, बट प्रोग्राम इज़ नथिंग बट सिंपली इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। आप ये बोल सकते हो दैट इन द मेन मेमोरी द प्रोग्राम इज स्टोर्ड, राइट। हमेशा मेन मेमोरी के अंदर कोई प्रोग्राम होगा जो एग्जीक्यूट हो रहा होगा। सो इफ़ यू वांट टू एक्सेस द इंस्ट्रक्शंस और डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी यू विल रिक्वायर द फिजिकल एड्रेसेस, ओके, दीज आर कॉल्ड एज फिजिकल एड्रेसेस। The addresses of the physical memory or main memory are called as physical addresses. Now the problem is that CPU want to access the main memory, right? When CPU executes the program, right? You know that CPU executes the program, and program कहाँ पर stored है? Program stored है main memory के अंदर, right? So let's write this also. Program, that is the instructions and data, is stored in main memory, right? So if CPU want to execute the instructions, CPU will need to generate the physical address, but CPU does not generate the physical address, CPU actually generates the virtual address। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे मेमोरी मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर, ओके। CPU generates virtual address, or you can say logical address, virtual address or logical address, ओके। क्योंकि आपके पास में एक वर्चुअल मेमोरी है, और वर्चुअल मेमोरी आपको एक इल्यूज़न देगी कि बहुत बड़ी मेन मेमोरी है और आप बहुत बड़ा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हो। इमेजिन करो, लेट अस से आपके पास में एक रैम है, और यू कैन से मेन मेमोरी, यू हैव अ मेन मेमोरी ऑफ 4 GB, राइट, एंड यू वांट टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम इन दिस सिस्टम, एंड द साइज ऑफ द प्रोग्राम इज, और द प्रोसेस इज ऑफ 8 GB। तो अगर आपका रैम ही 4 GB की है, तो हाउ कैन यू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम ऑफ 8 GB? बिकॉज आई टोल्ड यू दैट द प्रोग्राम शुड बी इन मेन मेमोरी इफ यू वांट टू execute, right? So you will not be able to execute it. So for that purpose what we do is we have something called as virtual memory, okay। So virtual memory is actually the part of disk, okay। आपके पास में हार्ड डिस्क है जो कि बहुत बड़ी है, आपके पास में ऑब्वियसली आपके सिस्टम के अंदर 1 TB या 4 TB की हार्ड डिस्क होगी। सो आप क्या करते हो, टेम्परेली हार्ड डिस्क से कुछ स्पेस ले लोगे और आप उसको बोल दोगे वर्चुअल मेमोरी, कि ये मेमोरी है लेकिन ये वर्चुअल है, मतलब ये फिजिकली रैम की फॉर्म में आपके मदरबोर्ड में नहीं लगी हुई है, बट आप बोरो कर रहे हो डिस्क से, राइट, आप इसको डिस्क से बोरो कर रहे हो। सो ओके, sorry for this, I think some text is hidden behind me, so don't worry about that, this is nothing important. So virtual memory is taken from the disk, and let's say you have 16 GB of virtual memory. So आप CPU को एक illusion दोगे that you actually have 16 GB of memory, तो आप 16 GB की मेमोरी के अकॉर्डिंगली एड्रेस जनरेट कर सकते हो। तो CPU को लगेगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो वर्चुअल मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है, इसलिए CPU वर्चुअल एड्रेस जनरेट करेगा। So remember, CPU always generates the virtual address, but the data and instructions are actually stored in the main memory. आपके पास में virtual address है, right, और आपको एक्सेस करनी है main memory. You want to access main memory, and the main memory can be accessed only with the physical address, right? So how to do that? You will have to convert from virtual address to physical address. Okay, there is something called as memory management unit that you will also see in the paging and segmentation. अगर आप पेजिंग यूज़ कर रहे हो तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर पेज टेबल होगी, अगर आप सेगमेंटेशन यूज़ कर रहे हो तो इसके अंदर सेगमेंट टेबल होगी। दिस मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, right? This means this main memory management unit will convert your virtual address to physical address.
Now what is address binding? So initially we said that mapping the virtual address to physical address is called as address binding, right? So now this address binding can be done in three ways. So let's see what are those three ways. So first let us build the background. So be clear about this. CPU generates virtual address. Okay. For instruction or data to be fetched from memory. आपके जो instructions and data है वो कहाँ पर है? मेन मेमोरी के अंदर है. So CPU generates the virtual address. Okay. The logical address is converted to physical address. So if you want to access main memory, you require physical address. So you will have to convert from logical address to physical address, right? By memory management unit. Okay. So now we will talk. We were talking about address binding. So now I think you are ready to understand what is address binding. So address binding means binding the virtual address with the physical address. Okay. So you have the virtual address, or you can say logical address, and you need to bind it to the physical address. Now this address binding in three ways. The first one is called as compile time binding, जो कि बहुत ही पुअर है और कभी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. ओके, अब हम यूज़ नहीं करते हैं इसको. सो वी हैव compile time binding. नाउ compile time binding का मतलब क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सो compile time binding मतलब अगर आपको जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो, राइट, जब आप प्रोग्राम कंपाइल कर रहे हो, अगर आपको तभी पता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो मेमोरी के अंदर कहाँ पर लोड होगा, तो आप डायरेक्टली यू कैन डायरेक्टली जनरेट द एब्सोल्यूट एड्रेसेस, राइट. So what I mean to say about this, what I mean by this, so you know that when you write a program, right, so let's say you have written a program in the C programming language. Let's say the name of the program is abc.c. this is your source program. Okay, आपने एक प्रोग्राम लिखा, फिर आप उसको कंपाइल करते हो. नाउ कंपाइलेशन से पहले इट विल बी प्री प्रोसेस बाय द प्री प्रोसेसर. ओके, प्री प्रोसेसर क्या करेगा? आपकी हेडर फाइल्स को रिप्लेस कर देगा उसके कंटेंट से. उसके बाद में नाउ योर प्रोग्राम विल बी रेडी फॉर कंपाइलेशन. So it will be given to compiler. Compiler will check for all kind of errors, and if your program is fine, so at this moment you will be having a file called as abc.i. Okay, after compilation you will get a file in the form of assembly language, that is asm, abc.asm. Now this will be given to assembler, and assembler will generate a file called as abc.o, that is a object file. Okay, this is a object code. मतलब ये मशीन लैंग्वेज में भी नहीं है और ये आपका असेंबली लैंग्वेज में भी नहीं है, इन दोनों के बीच का एक कोड है. नाउ नेक्स्ट विल कम योर लिंकर. लिंकर क्या करेगा? आपने जो भी लाइब्रेरी फंक्शन अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ किए हैं, लाइब्रेरी फंक्शन मतलब जो सी प्रोग्रामिंग के अंदर लाइब्रेरी से आपने यूज़ किए हैं, फॉर एग्जाम्पल printf और scanf और लेट अस से math.h, anything you have used, they will be linked with your main program, that is abc.obj. Now finally you will get a exe file, right? You will get abc.exe that you can execute on your system. This is a executable file in the form of machine code, right? So now you have this exe file. When we are talking about compile time binding,
कंपाइल टाइम बाइंडिंग का मतलब ये कि हर एक इंस्ट्रक्शन के साथ में एक एड्रेस एसोसिएटेड होगा, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। लेट्स से आपने एक प्रोग्राम लिखा इंट मेन, राइट, और इसमें आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए इंट ए बी सी, एंड देन यू आर एडिंग, let's say you are initializing a and b with some number. Very simple program. Main thing is not about C program, it is about what kind of instructions will be generated. So let's say now you are printing the value of C. Okay, so now this program will go to preprocessor, which will replace this hash include dot stdi.h with its content. Then what will happen is this program will be converted into the assembly language. For example, it will be like this: load a into some register r1. Okay, these variables will be loaded from memory into the registers. Then you will load b into register r2. Okay, then let's say you are saying add r1 r2. Okay, and then you are storing the result in the register r3. So this instruction simply means add r1 and r2 and store the result into r3. Okay, so you have CPU registers r1 and you have CPU register r2. In the CPU register r1 you have loaded the variable a, and in the CPU register r2 you have loaded the variable b, right. Then these will be added and the result will be stored in the r3. Load instruction simply loads something from memory to registers. Okay, so if you want to load some value from memory to register, you will use load instruction. Then you will use the store instruction. Store instruction will store something from memory, from register into the main memory. Okay, so store r3 c means that जो भी आपका r3 के अंदर result आया, okay, that is 30, that will be stored into the variable c. Okay, so this simply means that you are storing something from register into the main memory, right. So these kind of assembly instructions will be generated, not exactly like this, but you will get some idea. Okay, after that these will be converted to machine language like this. So you will get the instructions in the form of binaries. For example, this first instruction, let us say this instruction means 0 0 0 and 1 1 0 1 like this, and let's say next instruction means 0 0 0 1 0 and 1 0 like this, and third instruction simply means, let us say 0 0 1 and 0 1 1 0 and 1 1 like this. Okay, let's say next instruction simply means 0 1 0 and 1 1 and let's say 1 0. ओके, ये आपके इंस्ट्रक्शंस जो अब ये इंस्ट्रक्शंस लोड r1 का मतलब है ये बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, ये बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, फिर ये बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, फिर ये बाइनरी में कन्वर्ट हुआ. ओके, कंपाइल टाइम बाइंडिंग का मतलब ये है कि आपको अभी ये आपकी EXE फाइल आ गई, राइट. यू गॉट द EXE फाइल जहाँ पर कोड आपका मशीन है. ओके, अब आपको पता है कि ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर किस एड्रेस पर जाएगा. मतलब आपको कंपाइल टाइम पर ही पता है कि ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर किस लोकेशन पर जाएगा. लेट से आपने कहा ये इंस्ट्रक्शन जाएगा मेमोरी लोकेशन 1000 पर, ये जाएगा आपका 1001 पर, ये जाएगा 1010 पर, ये जाएगा आपका 1011 पर. तो कंपाइल टाइम पर ही आपको पता है कि आपके इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर, जब आप मेमोरी के अंदर इसको लोड करोगे, यानी कि जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो ऑब्वियसली ये प्रोग्राम कहाँ पर लोड होगा, मेमोरी के अंदर, राइट. दिस प्रोग्राम विल बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी. ये आपका इंस्ट्रक्शन I1 है. ओके, लेट्स से दिस इज इंस्ट्रक्शन I1, दिस इंस्ट्रक्शन I2, दिस इज I3, दिस इज I4. okay, so you know that my instruction I1 will be loaded on the location 1000. so location आपने fix कर दी, and I2 on 1001 and I3 on 1010. These are in binary, not 1000, 1011. so memory के अंदर ये exactly इन्हीं एड्रेसेस पर जाएंगे. मीन्स आपको लॉजिकल से फिजिकल एड्रेस कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कंपाइल टाइम बाइंडिंग में, क्योंकि आपने पहले से ही फिजिकल एड्रेसेस डिसाइड कर दिए, और CPU जब भी एड्रेस जनरेट करेगा, जो भी वर्चुअल एड्रेस होगा वही फिजिकल एड्रेस होगा, राइट. दैट मीन्स the virtual address and physical address will be same in case of compile time binding. You do not need to do any translation.
है ना, क्योंकि वर्चुअल एड्रेसेस भी यही हैं और फिजिकल एड्रेसेस भी यही हैं. दैट इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम बाइंडिंग. So binding means binding the virtual address to the physical address, right? So if you want to if let us say this program is being आपने इस प्रोग्राम को कहीं मेमोरी के अंदर रिलोकेट कर दिया, let us say आपने इंस्ट्रक्शन को उठा के कहीं और रख दिया, तो आपको प्रोग्राम को दोबारा से रिकम्पाइल करना पड़ेगा. कंपाइल टाइम बाइंडिंग के साथ में प्रॉब्लम यही है कि आपको प्रोग्राम बार बार रिकम्पाइल करना पड़ेगा, राइट? So compile time binding means you know the real physical addresses at the time of compilation. So compile time binding means if we know at compile time where the program will be stored in memory, then compile time binding can be used. Okay, so this is your compile time binding. Now when we talk about second kind of binding is called as load time binding. लोड टाइम बाइंडिंग मतलब मैंने आपको बताया दैट्स यू गॉट द EXE फाइल, राइट? आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया और प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद में आपको एक EXE फाइल मिल गई जो कि आपकी हार्ड डिस्क पर स्टोर्ड है. ओके, abc.exe जिस स्टोर्ड ऑन द डिस्क. Now when you decide to run this program, what will happen is whenever you will double click on this program will be loaded into the main memory, right? This program will be loaded into the main memory. So when you are transferring this program from disk into the main memory, this is called as loading. Okay, and loading is done by something called as loader. Okay, loading मतलब loading the program फ्रॉम डिस्क इनटू द मेन मेमोरी. अब आपका ये प्रोग्राम जैसे ही, अभी तो ये क्या था, डिस्क के अंदर था तो हम इसको बोल रहे थे प्रोग्राम. ओके, इट वाज इन द फॉर्म ऑफ ए फाइल, EXE फाइल. व्हेन दिस प्रोग्राम विल बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी दिस विल बिकम अ प्रोसेस. ओके, अब ये बन जाएगा प्रोसेस. मेमोरी के अंदर हम बोलते हैं प्रोसेस. डिफरेंस ये है कि आपका जो प्रोग्राम है वो एक पैसिव एंटिटी है. पैसिव एंटिटी मतलब बस वो पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, राइट? प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी है. एक्टिव एंटिटी मतलब ये कुछ काम कर रही है. प्रोसेस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, राइट? इट इज़ मॉडिफाइंग सम डेटा, इट इज़ ब्रिंगिंग समथिंग इनटू द मेन मेमोरी, राइट? देन वी हैव लोड टाइम बाइंडिंग. लोड टाइम बाइंडिंग इज डन एट द टाइम ऑफ लोडिंग. जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, लोड टाइम बाइंडिंग मतलब आप लॉजिकल एड्रेस टू वर्चुअल एड्रेस तब कन्वर्ट करोगे जब आप प्रोग्राम को लोड कर रहे हो, जो आप लोड कर रहे हो डिस्क से मेन मेमोरी के अंदर, राइट? सो लोड टाइम बाइंडिंग मीन्स अगर आपको कंपाइल टाइम पे एड्रेसेस नहीं पता, इफ़ यू डू नॉट नो कि आपका प्रोग्राम कहाँ पर लोड होगा, राइट? सो दिस सिंपली मीन्स दैट address, that means we are talking about physical address. Okay, if physical addresses are not known at compile time, but at load time. Okay, मतलब जब आप प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हो तब आपको नहीं पता कि आपका प्रोग्राम मेमोरी के अंदर कहाँ पर जाएगा, बट आप प्रोग्राम को जब लोड कर रहे हो डिस्क से मेमोरी के अंदर तो आपको चल गया पता कि मेरा प्रोग्राम कहाँ पर जाएगा. देन वी कैन यूज़ लोड टाइम बाइंडिंग. लोड टाइम बाइंडिंग कैन बी यूज्ड. ओके, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो प्रोग्राम एड्रेसेस जनरेट करेगा, दोज एड्रेसेस विल नॉट बी द एब्सोल्यूट एड्रेसेस.
वो एड्रेसेस जो जनरेट करेगा दोज विल बी relocatable addresses. Okay, so your program will be generating relocatable addresses, and these relocatable addresses can be added to some base value, and you can find the physical address. What I mean to say is that आप इमेजिन करो आपके प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस थे कुछ इस तरह से I1 I2 I3 I4. ओके, ये 4 इंस्ट्रक्शंस थे. आपने कहा लेट से ये इंस्ट्रक्शन 1 है, ये इंस्ट्रक्शन 2 है, ये 3 है, ये 4 है. मतलब ये लेट से आपके रिलोकेटेबल एड्रेसेस हैं. या फिर आप ऐसे बोलो दिस इज़ लेट से 01, दिस इज़ 10, दिस इज़ 11 एंड दिस इज़ 100. ओके, ये इंस्ट्रक्शन के एड्रेसेस है प्रोग्राम के अंदर. मतलब ये बता रहे हो आप कि प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन I1 पहले आता है, फिर I2, फिर I3, फिर I4. ये इनको हम बोलते हैं रिलोकेटेबल एड्रेसेस. आप क्या कर सकते हो, इफ़ यू नो इफ़ सो एट द लोड टाइम बाइंडिंग आपको चल जाएगा पता कि आपका प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो गया लोड होना मेमोरी के अंदर, राइट. एट द टाइम ऑफ लोडिंग आपको ही चल जाएगा पता कि आपका प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा मेमोरी के अंदर. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन 1000, राइट. So now the physical addresses will become simply these relocatable addresses plus the base value. Base value मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, starting value in the memory. एक कहने का मतलब ये कि अब I1 इंस्ट्रक्शन का ये तो हो गया आपका रिलोकेटेबल एड्रेस. फिजिकल एड्रेस होगा 1001. ओके, 1001 पर आपका पहला इंस्ट्रक्शन होगा I1, फिर I2 होगा 1002 पर, फिर I3 होगा इसी तरह से 1003 पर, और फिर इसी तरह से I4 होगा 1004 पर. ओके, सो अगर यहाँ पर लेट अस से I1 I2 I3 I4 के एड्रेसेस होते हैं 10 11 12 13. ओके, फिर यहाँ पर फिजिकल एड्रेसेस होते हैं एक 1010 1011 1012 1013, राइट. सो आपने बस क्या किया, आपने जो रिलोकेटेबल एड्रेसेस जनरेट किए थे, यानी कि आपने प्रोग्राम के अंदर कुछ टेम्परेरी एड्रेसेस जनरेट किए कि पहले वाले इंस्ट्रक्शन का मतलब एड्रेस ये है, फिर ये है, फिर ये है. तो लोड टाइम जब आप प्रोग्राम को लोड कर रहे थे मेमोरी के अंदर तो आपको चल गया पता कि मेरा प्रोग्राम मेमोरी के अंदर कौन सी लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है. ओके, ये फिजिकल लोकेशंस हैं, दीज आर द फिजिकल मेमोरी लोकेशंस. तो आपने बस क्या किया, जो बेस वैल्यू थी, राइट, आपने बेस एड्रेस को ऐड किया रिलोकेटेबल एड्रेस में और आपको फिजिकल एड्रेस मिल गया. ओके, दिस इज कॉल्ड एज लोड टाइम बाइंडिंग. Then third kind of binding is called as execution time binding, or you can say late binding. Okay, means the address binding is delayed until the program is not executed. Execution time binding या फिर इसको आप late binding भी बोलते हो. Means आप वर्चुअल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में तब तक कन्वर्ट नहीं करोगे जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट. सो the physical addresses will be known only when the program is running. Okay, physical address is known when program starts executing. मेनली आप पेजिंग और नो सेगमेंटेशन इन तरह की मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग ही यूज़ करोगे. आप पाओगे कि जब भी CPU कोई एड्रेस जनरेट करता है, राइट, लेट अस से CPU इज एग्जीक्यूटिंग ए प्रोसेस, सो CPU विल जनरेट अ वर्चुअल एड्रेस, राइट. CPU विल जनरेट अ वर्चुअल एड्रेस दैट यू विल डिवाइड इनटू पेज नंबर एंड ऑफसेट. जो आप मेमोरी मैनेजमेंट अभी पेजिंग में पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, इस पेज नंबर को लेकर जाओगे पेज टेबल के पास में. ओके, देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज पेज टेबल इन द पेजिंग दैट वी विल यूज़. In this page table you will be having several entries, and कितनी entries होंगी that will depend on the number of pages. ओके, अगर आपकी वर्चुअल मेमोरी के अंदर 4 पेजेस हैं तो यहाँ पर 4 एंट्रीज होंगे. अब लेट से यहाँ पर पेज नंबर आपने जनरेट किया 1, तो आप इस वाली एंट्री पर जाओगे, ये आपको बताएगा कि फ्रेम नंबर कहाँ पर है, मतलब ये वाला पेज मेमोरी के कौन से फ्रेम के अंदर, लेट से इसके अंदर है. तो आप इसको लेकर जाओगे और ये बन जाएगा आपका फिजिकल एड्रेस. ओके, ये आपका फ्रेम नंबर होगा और ये होगा ऑफसेट. ऑफसेट जो यहाँ पर होगा वो आप यहीं पे कॉपी कर दोगे. दिस विल बी कॉल्ड एज फिजिकल एड्रेस. मीन्स द वर्चुअल एड्रेस विल बी कन्वर्टेड टू द फिजिकल एड्रेस ओनली एट द टाइम ऑफ रनिंग व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग, राइट. जो आपका प्रोग्राम रन कर रहा होगा तभी आप वर्चुअल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करोगे. सो कंपाइल टाइम बाइंडिंग में आप डायरेक्टली कंपाइल टाइम पे ही आपको फिजिकल एड्रेसेस पता है, राइट.
प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका फिजिकल एड्रेस चेंज हुआ तो आपको प्रोग्राम को दोबारा से रिकम्पाइल करना होगा। लोड टाइम बाइंडिंग में आप फिजिकल एड्रेसेस वर्चुअल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस उस वक्त कन्वर्ट कर रहे हो जो आप प्रोग्राम को लोड कर रहे हो मेमोरी के अंदर, दैट इज लोड टाइम बाइंडिंग, राइट। सो उस केस में आपको प्रोग्राम को दोबारा से रिकम्पाइल नहीं करना होगा। इफ लेट अस से द फिजिकल एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस चेंजेस, मैंने कहा भी आपका प्रोग्राम 1000 पे स्टार्ट हो रहा था, अगर प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस चेंज हो गया तो आपको प्रोग्राम को दोबारा रिकम्पाइल नहीं करना होगा, बस आपको स्टार्टिंग एड्रेस चेंज करना होगा, राइट। इफ लेट अस से नाउ योर प्रोग्राम इज स्टार्ट फ्रॉम 2000 लोकेशन इन द मेमोरी, बस आपको 2000 में बाकी वो सब ऐड करना है। आपका प्रोग्राम स्टार्टिंग, आपका प्रोग्राम सिंपली आपको उस प्रोग्राम दोबारा से लोड करना होगा, राइट। आपको दोबारा से रिकम्पाइल नहीं करना होगा इन केस ऑफ लोड टाइम बाइंडिंग, राइट। Then you have execution time binding. In the execution time binding, you will not bind the virtual address to physical address until the program starts running. So when the program starts running, then you will convert from your logical address to physical address, or you can say virtual address to physical address, right. So I hope you understood this. If you have any doubt in this, you can send me WhatsApp about whatever concept you did not understand, right. So now let's talk about memory protection. So I told you about something relocatable address and base address that will be used here. What is the meaning of memory protection? Memory protection means that we simply want that one process should not be able to access the data of another process. Okay, we should be able to protect the space of the process. So it is a very simple concept. You just try to understand it. It will be very easy to understand, right? Don't worry. So imagine that let us say the operating system is stored from the memory location 0 to let's say 99. Okay, these are the addresses which are used by operating system, these 100 addresses 0 to 99. Now let us say we have a process P1, and this process P1 is starting in the memory from the location 100 and 100 to let us say 149, means it is taking 50 addresses, means 50 bytes, because each byte will be having a unique address, so it is taking 50 addresses. Now let us say there is a process P2, and this process P2 starts in memory from location 150 and then ends at the location 199, right. Then let us say we have a process P3 which starts in the memory from 200 and it goes to 299. In the same manner, let us say we have process P4 which starts from the memory 300 and goes till 349. Okay, this requires 150 bytes. Then from 350 location to 500 we have a process P5. Okay, ये process के अपने अपने addresses हैं. Okay, these are the space. मीन्स इस प्रोसेस के सारा डेटा इस इन लोकेशंस के बीच में स्टोर्ड है, मतलब सारे इंस्ट्रक्शन और डेटा ये 50 बाइट्स के अंदर स्टोर्ड है, राइट. सो व्हेन प्रोसेस P1 इज एग्जीक्यूटिंग, लेट अस से द प्रोसेस P1 इज एग्जीक्यूटिंग. ओके, नाउ अगर प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रही है, राइट, इफ यू आर एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस P2, then you should be able to access only the data of process P1. मतलब ये process P1 जो CPU में execute हो रही है अभी, this should be able to generate the addresses only between 100 to 149, है ना, क्योंकि इसका डेटा यहाँ पर है. अगर ये इससे पीछे का कोई एड्रेस जनरेट करती है तो मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, या फिर अगर ये 149 के बाद का कोई एड्रेस जनरेट करती है तो मतलब ये प्रोसेस P2 का डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं. मीन्स the addresses generated by the process P1 should be between 100 and 149, राइट. ना तो ये 100 से कम का कोई एड्रेस जनरेट करे, ना ही ज़्यादा का, बस इससे बीच का ही एड्रेस कोई जनरेट कर सकती है. ओके, एंड फॉर दैट पर्पज टू प्रोटेक्ट द मेमोरी वी हैव टू रजिस्टर्स कॉल्ड एज बेस रजिस्टर. ओके, इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. वी हैव अ बेस रजिस्टर एंड वी हैव अ लिमिट रजिस्टर. बेस रजिस्टर के अंदर आप बस ये स्टोर करोगे, हर एक प्रोसेस के लिए होगा ये, फॉर एवरी प्रोसेस. ओके, यू विल बी हैविंग बेस रजिस्टर एंड लिमिट रजिस्टर फॉर एवरी प्रोसेस. बेस रजिस्टर के अंदर आप ये बताओगे कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है. फॉर एग्जांपल अगर बात करें प्रोसेस P1 की, ओके, प्रोसेस P1 के बेस रजिस्टर, ये CPU के अंदर रजिस्टर्स हैं, राइट. यू नो दैट रजिस्टर्स आर इनसाइड द CPU. सो द बेस रजिस्टर विल बी हैविंग द वैल्यू 100 for the process P1,
क्योंकि प्रोसेस P1 कहाँ से स्टार्ट हो रही है, P100 से, मतलब बेस रजिस्टर मतलब स्टार्टिंग वैल्यू मीन्स फ्रॉम वेयर द प्रोसेस P1 इज स्टार्टिंग इन द मेमोरी. सो P1 इज स्टार्टिंग फ्रॉम 100. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो P2 के लिए, बेस रजिस्टर की वैल्यू होगी 150, right, because it's starting from 150. And if we talk about for process P3, the base register will be having the value 200, right? So in the same manner all the processes. If we talk about limit register simply tells you what is the size of the process. For example, the size of the process P1 is 50 bytes, because it is using 50 addresses from 100 to 149 including both. Okay, it will be 50. And if you talk about process P2, for process P2 the value of the limit register will be, so it is going from 150 to 199 including both addresses, means it is taking 50 bytes, right? In the same manner process P3 will be having the limit register value, that is 200 to 209. That means it is using 100 bytes because there are 100 bytes between 200 and 299 including both, right? So it is using 100 bytes. So limit register tells you the size of the process, base register tell you the starting address of the process in the main memory. Okay, so this means that the process P2 should be able to generate addresses only from 150 to 149, right? This process P3 should be able to generate addresses only from 200 to 299. ओके, ना तो इससे पीछे का, मतलब अगर P3 जनरेट करती है एड्रेस लेटर से 199 तो ये इनवैलिड एड्रेस होगा, बिकॉज द एड्रेस 199 बिलोंग्स टू द प्रोसेस P2, right? 199 address belongs to the process P2, so it will be an invalid address. That means P3 is trying to access the data of process P2. Okay, that we do not want. So for that purpose we use the something called as memory protection. And how it is done, let us try to understand this. So whenever CPU generates any address, okay, whenever CPU generates any address, first we will check, okay, let us say any process P0 is running. So what we will do is we will check the address generated by this process should be, okay, it should be greater than or equal to the base, it should be greater than or equal to the value inside the base register. Okay, let me draw the diagram, then I will tell you the complete meaning of this diagram with the example. Okay, after that you will be checking the address should be less than the value of base register plus limit register. Okay, if both are fine, then you will access the main memory. Okay, then you can access the main memory. Let's take an example and try to understand this. I told you that we have a process P1, okay, and so in the previous slide we saw, so we have a process P1, and this process P1, the addresses of process P1 are from 100 to 149, and the base register is 100 and limit register is 150, right? So process P1, the value of the base register is 100 and the value of limit register is 50, right? So let's say the process P1 is running in the CPU and P1 generates an address, let's say it generates the address 139. Okay, so first what you will do is, so the value of the base register for this process P1 is 100, right? So first what you will do is you will check this address is should be less than equal to base register. Is it less than or equal to base register? Sorry, it should be greater than or equal to the base register, right? Because 139 is greater than 100, so this condition is passed. Okay, so this condition is true. So in this we have yes, और यहाँ पर आपका अगर no हुआ तो trap to operating system, means there will be an error. We will inform to operating system about this, and this is also trap to operating system if no. Okay,
सो दिस सिंपली मीन्स दैट अगर इमेजिन करो अगर प्रोसेस P1 ने एक एड्रेस जनरेट किया, लेट्स से प्रोसेस P1 प्रोसेस जनरेट्स द एड्रेस 98. ओके, इसका मतलब क्या है? अगर प्रोसेस P1 98 एड्रेस जनरेट कर रही है, इसका मतलब क्या है? दैट इट इज़ ट्राइंग टू एक्सेस द एड्रेस ऑफ सम अदर प्रोसेस, इमेजिन दैट. सो क्योंकि प्रोसेस P1 100 से स्टार्ट हो रही है, अगर P1 ने 98 जनरेट किया है एड्रेस, इसका मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? और वो भी आप देखोगे एग्जाम्पल के थ्रू, तो यहाँ पर भी हम उसको मना कर देंगे, राइट? अगर यहाँ पर आप देखोगे 98 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, नो. ओके, नो मतलब आप यहाँ पर पहुँच जाओगे, एरर आ जाएगा. सो यस 139 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 100. सो यहाँ पर आप क्या इंश्योर कर रहे हो? आप यहाँ पर ये इंश्योर कर रहे हो, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप ये इंश्योर कर रहे हो, ये आपकी प्रोसेस P1 है, राइट, विच इज़ फ्रॉम 100 टू 149. तो आप ये पहली कंडीशन से आप ये इंश्योर कर रहे हो दैट दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बेस रजिस्टर, राइट? दिस इज बेस रजिस्टर एंड दिस इज लिमिट प्लस बेस, है ना, क्योंकि आपका लिमिट रजिस्टर इज 450, राइट? सो यहाँ पर आप ये इंश्योर कर रहे हो कि ये प्रोसेस अपने से पीछे कोई एड्रेस जनरेट ना कर पाए, है ना. अगर ये लेस देन हुआ तो कहीं यहाँ पर होगा. अगर ये कंडीशन ट्रू है, लेट अस से 139 आपने जनरेट किया था, दिस कंडीशन इज़ ट्रू, ओके, ये वाली पास हो गई. अब आप यहाँ पर आए, अब आपको क्या देखना है? आपको देखना है बेस और लिमिट की वैल्यू को पहले ऐड करना है. बेस 100 है, लिमिट 150, सो इट शुड बी 100 प्लस 50, दैट मीन्स 150. मीन्स द एड्रेस जनरेटेड बाय यू 139 should be less than 150, right? So 139 is less than 150, yes, condition is true, that means you can access the memory. तो यहाँ पर लोकेशन 100 से 149 के बीच में प्रोसेस P1 स्टोर्ड है मेमोरी के अंदर, राइट? तो यहाँ पर कोई एड्रेस होगा 139, वो आप एक्सेस कर लोगे, ओके, दैट इज़ ओके. सो लाइक दिस वी आर प्रोटेक्टिंग द मेमोरी. दैट मीन्स वन प्रोसेस शुड नॉट बी एबल टू एक्सेस द डेटा ऑफ अनदर प्रोसेस. इमेजिन करो अब यहाँ पर अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाए और दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाए. लेट अस से प्रोसेस P1 जनरेट्स एन एड्रेस 151. ओके, P1 ने 151 एड्रेस जनरेट किया. आपने पहले यहाँ पर चेक किया क्या 151 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, राइट? इज दिस ग्रेटर देन इक्वल टू बेस रजिस्टर? यस, कंडीशन इज ट्रू. आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर देखा क्या 151 लेस देन है, ओके, दिस शुड बी लेस देन, not less than equal, this is less than. So 151 is less than 150, no, that means error आ जाएगा. और ये भी सही बात है, क्यों? क्योंकि 151 जो एड्रेस है वो तो प्रोसेस P2 का है, बिकॉज प्रोसेस P2 इज स्टार्टिंग फ्रॉम 150 एंड 150 टू 199, है ना. तो यानी कि ये प्रोसेस P2 का डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रही है प्रोसेस P1. दैट्स हाउ वी आर प्रोटेक्टिंग द मेमोरी, राइट? सो दिस इज मेमोरी प्रोटेक्शन. So now the next topic is dynamic partitioning, and it is a very small topic. So dynamic partitioning simply means that initially your memory will be having only one single partition. Initially, let us say this is your main memory, and it will be having only one partition initially. So let's say this is your operating system space where the operating system is running. Let's say 16 kilobyte is given to operating system. This is your main memory of 64 kilobyte, and let's say this is your user space, and this is of 48 kilobytes. Okay, this is your user space जहाँ पर यूज़र की प्रोसेसेस रन कर सकती है. सो इनिशियली आपका मेन मेमोरी में आप पार्टीशनिंग नहीं करोगे. इनिशियली इट विल बी ओनली अ सिंगल पार्टीशन. डू इज whenever any process comes according to the demand of the process you will partition the memory. ओके, स्टैटिक पार्टीशनिंग में तो आप पहले से ही पार्टीशन करके बैठ गए थे. अब कोई प्रोसेस आएगी उसको या तो पार्टीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा. बट इन डायनेमिक पार्टीशनिंग आप सोच के देखो, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल ही नहीं है. मतलब एक वेस्टेज स्पेस का पॉसिबल ही नहीं है एक पार्टीशन के अंदर. क्यों? क्योंकि हम पार्टीशन ही प्रोसेस के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं. एक प्रोसेस P0 आई लेट अस से, दिस प्रोसेस P0 रिक्वायर्स 2 किलोबाइट ऑफ मेन मेमोरी. सो व्हाट यू विल डू इज
you have a single partition of 48 kilobytes, so you will divide this partition into two further partitions. Okay, you will take 2 kilobytes and you will give it to process P0. Right, now you will be having two partitions in the memory, one partition of 2 kilobytes and remaining of 46 kilobytes. Okay, अब 46 किलोबाइट का आपका ये पार्टीशन बचा. Now let's say a new process comes and this process P1 requires 4 kilobyte of main memory. Now what you will do is further आपके पास में जो 46 किलोबाइट का पार्टीशन था इसको आप फर्दर दो पार्टीशन में डिवाइड करोगे. You will allocate 4 kilobyte. Okay, you will allocate these 4 kilobytes to this process P1 and remaining 42 kilobytes will be now a single partition. Okay, now process P2 comes and P2 requires 16 kilobyte of main memory. Now what you will do is you will divide this 42 kilobytes into two more partitions. So this process P2 will be given 16 kilobytes and then 42 minus 16 will be 26 kilobytes. So now you will be having 26 kilobytes free partition in this memory. Now let's say process P3 comes and P3 requires 20 kilobyte of main memory. So you will divide this 26 kilobytes of main memory into two further partitions. That is one partition of 20 kilobytes which will be given to process P3 and then remaining 6 kilobyte will be the free memory. Okay, अब आपके मेमोरी के अंदर 6 किलोबाइट का एक पार्टीशन बचा हुआ है एंड ऑल दिस मेमोरी आर ऑक्यूपाइड. 2 किलोबाइट ऑक्यूपाइड बाय प्रोसेस P0, 4 किलोबाइट ऑक्यूपाइड बाय प्रोसेस P1 and P2 and P3. These are called as holes. Okay, now यहाँ पर एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम क्या है. लेट अस से नाउ प्रोसेस P0 फिनिश द एग्जीक्यूशन. ओके, P0 फिनिश द एग्जीक्यूशन एंड P0 एग्जिट द मेमोरी. जैसे ही प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी तो मेमोरी को भी रिलीज कर देगी. राइट, तो यहाँ से प्रोसेस P0 आपकी साफ हो जाएगी. राइट, प्रोसेस P0 विल बी गोन. सो so process P0 is completely gone now. Okay, so now you have a 2 kilobyte of free partition. Now let us say process P2 also finishes the execution. That means process P2 will also release the memory. पार्टीशन डिलीट नहीं होगा, 16 किलोबाइट का पार्टीशन बना रहेगा. ओके, 16 किलोबाइट का एक पार्टीशन ये है और 2 किलोबाइट का एक पार्टीशन ये है और 6 किलोबाइट का एक पार्टीशन फ्री ये है. सो दीज आर द फ्री पार्टीशंस. ओके, ये पार्टीशन फ्री हो गया है क्योंकि प्रोसेस P2 एग्जिट कर गई और ये पार्टीशन भी फ्री हो गया है क्योंकि प्रोसेस P0 भी एग्जिट कर गई. नाउ आपके पास में जो अवेलेबल स्पेस है, ओके, यू हैव द अवेलेबल पार्टीशंस. कौन कौन से हैं आपके पास में? 2 किलोबाइट का एक अवेलेबल पार्टीशन ये है, फिर आपके पास में एक 16 किलोबाइट का पार्टीशन अवेलेबल है और आपके पास में 6 किलोबाइट का एक पार्टीशन अवेलेबल है. ओके, इमेजिन करो नाउ अ न्यू प्रोसेस कम्स, प्रोसेस P4. ओके, एंड दिस प्रोसेस P4 रिक्वायर्स मेमोरी ऑफ 20 किलोबाइट्स. ओके, दिस प्रोसेस P4 रिक्वायर्स मेमोरी ऑफ 20 किलोबाइट्स. क्या आपके पास में 20 किलोबाइट का कोई पार्टीशन है? नहीं है आपके पास में कोई पार्टीशन. राइट, यू डू नॉट हैव 20 किलोबाइट ऑफ पार्टीशन अवेलेबल कॉन्टिग्यूसली. ओके, आपके पास में फ्री स्पेस अवेलेबल है. आपके पास में टोटल फ्री स्पेस कितना अवेलेबल है? 2 + 6 8, 8 + 16 इज 16 + 8 इज 24 किलोबाइट. आपके पास में 24 किलोबाइट की मेमोरी अवेलेबल है. राइट, बट वो कॉन्टिग्यूस नहीं है, मतलब एक साथ नहीं है, वो अलग अलग होल्स में है. दीज आर कॉल्ड एज होल्स, फ्री होल्स. तो डायनेमिक पार्टीशनिंग स्कीम के अंदर ये प्रॉब्लम है. या प्रॉब्लम क्या है? व्हाट दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज? दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज आप ये 20 किलोबाइट को अलोकेट नहीं कर पाओगे. यू कैन नॉट एग्जीक्यूट द प्रोसेस P4 क्योंकि आप इसको मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते हो. मेमोरी एलोकेट क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि 20 किलोबाइट का पार्टीशन अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी. आपके पास में अलग अलग जहाँ पर अवेलेबल है बट वो एक साथ नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. Your dynamic partitioning scheme suffers from external fragmentation. External fragmentation simply means you have the enough space available to allocate to a process, but it is not contiguous. Okay, enough space is available, but it is not contiguous.
कॉन्टिग्यूअस मतलब एक साथ नहीं है, राइट। सो डायनेमिक पार्टीशनिंग स्कीम सफर्स फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मतलब आपके पास में इनफ स्पेस अवेलेबल तो है बट वो एक साथ अवेलेबल नहीं है एक जगह पर, ओके। जैसे कि इसको आप रियल लाइफ में भी समझ सकते हो इस तरह से, किसी पास में एक बहुत बड़ा हॉल था, राइट, देयर इज़ ए हॉल, और इस बंदे ने, जिसका भी ये हॉल था, उसने कहा कि मुझे हॉल रेंट पे देना है, राइट। लेकिन उसको सिंगल बायर नहीं मिला, उसको मल्टीपल रेंट देने वाले मिले, ओके। मतलब एक बंदा है, उसने कहा मुझे रेंट पे लेना है लेकिन मुझे कुछ एक थोड़ा सा पार्ट लेना है, तो उसने क्या किया, इस पूरे हॉल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस एक पार्ट डिवाइड किया, इस बंदे को दे दिया, ओके, पर्सन P1 को। फिर एक बंदा हो रहा है, उसने कहा मुझे पूरा होल नहीं चाहिए, मुझे भी कुछ थोड़ा पार्ट चाहिए, तो उसने इस पार्ट को डिवाइड करके एक इस बंदे को दे दिया। इसी तरह से लोग आते रहे और उसने इसको पार्ट्स में डिवाइड करता रहा, ओके, और देता रहा लोगों को, लाइक दिस। अब क्या हुआ, अब इस बंदे ने कहा मुझे अब ये छोड़ना है, ओके, मुझे अब ये पर्टिकुलर स्पेस जो है वो रिलीज़ करना है, आई डो नॉट नीड इट। सो P1 ने इसको छोड़ दिया, इस तरह से P2 ने भी छोड़ दिया, ओके, और P5 ने भी छोड़ दिया। नालेड से ये स्पेस जो था वो 4 मीटर का था और ये स्पेस 5 मीटर का था और ये स्पेस लेटर से 8 मीटर्स का था। एक नया बंदा आया और उसने कहा कि मुझे लेट से 15 मीटर का एक स्पेस चाहिए आपके हॉल के अंदर, ओके। अब इसको 15 मीटर एक साथ देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कर सकते कि 9 मीटर्स यहाँ पे दे दिया, 4 मीटर यहाँ दे दिया, 5 मीटर यहाँ पर दे दिया और बाकी 6 मीटर यहाँ पे दे दिया, ऐसा नहीं कर सकते, उसको एक साथ चाहिए, राइट। आपके पास में 4 + 5 9 + 8 17, आपके पास में 17 मीटर का स्पेस अवेलेबल है, ओके, आपके हॉल के अंदर। आपके हॉल के अंदर आपके पास में 17 मीटर का स्पेस अवेलेबल है, बट वो एक साथ नहीं है, राइट, इट इज़ नॉट कॉन्टिग्यूअस। सो that's why you will not be able to allocate this to this person, this space to this, you आप इसको मना कर दोगे, मेरे पास में 50 मीटर का स्पेस नहीं है, आपके पास में है बट वो कॉन्टिग्यूअस एक साथ नहीं है, आप उसको दे नहीं पाओगे। सो ये इस वेस्टेज हुआ ना स्पेस का, है ना, आपका 17 मीटर का जो स्पेस था वो वेस्टेज हो गया। इसी तरह से मेमोरी में हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। Now the good news is that in case of dynamic partition, now we have external fragmentation in the static partitioning also, राइट, बट वहाँ पर आप ये टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप एक टेक्निक अप्लाई कर सकते हो डायनेमिक पार्टीशनिंग में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से बचने के लिए या इसको रिजॉल्व करने के लिए, ओके। इन द डायनेमिक पार्टीशनिंग स्कीम, in dynamic partitioning scheme, this there is a problem, right? What is that problem? The problem is external fragmentation, right? But we have a solution for this problem in case of dynamic partitioning scheme, and that solution is called as compaction, okay। compaction क्या है? कॉम्पैक्शन बहुत ही सिंपल सी और लॉजिकल सी चीज़ है। आप क्या करो, जो आपका स्पेस ऑक्यूपाइड है उसको एक जगह पर ले जाओ और जो फ्री है उसको आप एक जगह पर ले जाओ। फॉर एग्जांपल लेट अस से ये तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस है ना, आपका ये कुछ इस तरह से मेन मेमोरी मल्टीपल पार्टीशंस में डिवाइड हो गई डायनेमिक पार्टीशनिंग की वजह से, ओके। इमेजिन दैट लेट्स से दिस इज़ 2 किलोबाइट ऑफ स्पेस, this is 4 kilobyte, this is let us say 6 kilobytes, this is 3 kilobytes, this is 2 kilobyte, and this is let's say 6 kilobytes, okay। Let's say this partition is occupied, sorry, this partition is free, or let's say occupied, this is also occupied and this is also occupied, okay। ये partition free है, ये partition free है और ये partition free है, ओके। अब इमेजिन करो कोई प्रोसेस, लेट अस से देयर इज ए प्रोसेस P0, दिस प्रोसेस रिक्वायर्स, इमेजिन दिस रिक्वायर्स 7 किलोबाइट ऑफ मेन मेमोरी, राइट। आपके पास में अवेलेबल कितनी है? आपके पास में 2 किलोबाइट प्लस 6 किलोबाइट दैट इज़ 8 and 8 + 6 that is 14, so you have available memories, you have 2 kilobyte plus 6 kilobyte free space
प्लस 6 किलोबाइट ऑफ फ्री स्पेस। आपके पास में अवेलेबल मेमोरी है 14 किलोबाइट। क्या आपके पास में इनफ मेमोरी अवेलेबल है इसको लोकेट करने के लिए? यस, राइट, इनफ मेमोरी इज अवेलेबल, क्योंकि इसको 7 किलोबाइट ही चाहिए। इनफ मेमोरी अवेलेबल, यस। क्या वो कॉन्टिग्यूअस है, यानी कि एक साथ है? नो। इज इट कॉन्टिग्यूअस? नो, दैट मीन्स देयर इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। okay, there is a problem of external fragmentation. You have enough memory available but it is not contiguous, that is called as external fragmentation. What you will do is you will apply the compaction. If there is external fragmentation, then apply compaction. Compaction simply says that just shift the partition such that all the free partitions are together and occupied partitions are together. आप free partitions को ऊपर ले जाओ, है ना, और occupied partitions को सबको नीचे लेके आ जाओ, तो ये partitions आपके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ये सारे partitions नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मीन्स आपकी जो मेमोरी होगी आफ्टर कॉम्पैक्शन इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, कॉम्पैक्शन के बाद में आपकी मेमोरी कुछ इस तरह से दिखेगी। सो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस था, है ना, ये आपका यूजर स्पेस था। सो नाउ ऑल द फ्री पार्टीशंस विल बी टुगेदर। इनका आप सिंगल पार्टीशन बना दोगे एक। ओके, आपके पास में 2 किलोबाइट का एक फ्री पार्टीशन था, 6 किलोबाइट एंड 6 किलोबाइट के फ्री पार्टीशंस थे, और जो आपके ऑक्यूपाइड पार्टीशंस थे वो एक साथ आ जाएंगे। ओके, लाइक दिस, all the occupied partitions will be together. Now what you can do is, if now these partitions will be combined, remember these three partitions will be combined together, means you will be having a single partition of 14 kilobyte of available memory. ओके, 14 किलोबाइट का एक सिंगल पार्टीशन होगा। अब जो प्रोसेस थी जिसको 7 किलोबाइट रिक्वायर्ड थे, आप यहाँ पर लोकेट कर सकते हो। means the solution for the external fragmentation problem is compaction. Okay, so compaction means shift the partitions in dynamic partitioning scheme such that all free partitions are together and occupied partitions are together. ओके, बस पार्टीशंस को शिफ्ट करना है ताकि जो फ्री पार्टीशंस हैं उनसे आप मिला के एक सिंगल पार्टीशन बना पाओ। ओके, सो कॉम्पैक्शन इज द सॉल्यूशन फॉर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। Okay, so this is all about the contiguous memory management. In the next class you will see non-contiguous memory management, in which you will see paging and segmentation. So finally when we talk about static partitioning scheme, in case of static partitioning scheme it will suffer from internal fragmentation. So if you have fixed size partitions, फिक्स साइज पार्टीशन मतलब सारे पार्टीशन का साइज सेम होगा, इट विल सफ़र फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, राइट। लेटर से सारे पार्टीशन का साइज 4 किलोबाइट है और एक प्रोसेस आई जिसको रिक्वायर है 2 किलोबाइट्स, तो ऑब्वियसली जहाँ पर भी फिक्स साइज पार्टीशंस होंगे, आप देखोगे पेजिंग में क्या होगा, सारे पेजेस का साइज सेम होगा, तो यहाँ वहाँ पर भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा। तो जहाँ पर भी फिक्स साइज पार्टीशंस की बात आएगी वहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा ही होगा। एंड यू हैव वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। इन केस ऑफ वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग there is a possibility of internal fragmentation as well as external fragmentation. Okay, internal fragmentation means the wastage of memory inside a partition.
and external fragmentation means wastage of memory inside the complete all memory, external, right? And the dynamic partitioning scheme also suffers from, in dynamic partitioning scheme there will not be internal fragmentation. क्यों? क्योंकि partitions ही आप process के accordingly बना रहे हो. So in this you will not be having internal fragmentation, but you will be having external fragmentation. Okay, so this is all about the contiguous memory management. I hope you understood this. So if you have any doubt, you can directly send on the WhatsApp group or Telegram, or directly send me a message on WhatsApp. I will take the doubt class if you are not able to understand any of these things. Okay, so take care and let's meet in the next class.